हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाई अरुण यादव में। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज अपन हम लोग जो क्लास करने वाले हैं बेटा, उस क्लास में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जो दो टाइप होते हैं हमने आपको बताया था। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण को कंप्लीट कर रखा है। उसके सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने कंप्लीट कर रखा है। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स को हमने उसमें कवर अप कर रखा है। अगर अभी तक आप उस क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। उससे आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो मैंने जो थ्योरी कराई है, जो मैंने प्रूफ करवाया है, जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं हम लोग, उस एक्सप्रेशन को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। तो आज अपन बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो बेटा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो क्लास ट्वेल्थ में इस साल एग्ज़ाम्स, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में देने वाले हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। इस चैनल पे हम लोग क्रांति बैच, जैसा कि आपको पता है, सारी प्लेलिस्ट जो है, जितने भी हमने अब आज तक हमने पढ़ाया है, बिल्कुल इंट्रो क्लास से लेकर और अभी तक, उस सारी प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस इस चैनल पे पड़ी हुई है। और उस प्लेलिस्ट का नाम है बेटा क्रांति बैच। इस बैच में बेटा हम लोग आपके सभी कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, आपके एग्जाम से पहले तक। ठीक है। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस वो भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखेंगे क्लास को, ताकि आपको कोई ऐसा वर्ड या फिर टॉपिक ना हो जो छूट जाए आपका। ठीक है। तो इसलिए आपको शुरू से लेकर और अंत तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हमारी सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो आप हेडिंग बनाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, अभी ये लोग पढ़ाते नहीं है बेसिकली, लेकिन हम एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि ये जो आपका बुक है, उस बुक में आपका जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है उसमें ये दे रखा है। चूँकि हम पहले पढ़ा देते हैं इसको, ताकि आपको जब गॉसेस लॉ में पढ़ाऊँ तो आपको और भी आसानी तरीके से समझ में आए। ठीक है। चलिए, तो इसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, आयतन आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो चलिए, तो हेडिंग जल्दी से बनाएंगे, आप कंप्लीट करेंगे, ताकि हम इसको इरेज कर पाएँ और आगे का काम हम लोग शुरू कर सकें। ठीक है। तो बेटा, इस चीज़ में आप लोग फिजिक्स, जो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, अदरवाइज़ आप आगे अगर कोई भी कंपटीशन की भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें फ़िज़िक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और हालांकि आपको पता है कि फ़िज़िक्स बहुत इसको हम लोग
मजाकिया तरीके से या फिर इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड, नेचर के सारे फिनोमिनल्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके ये रियल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसके साथ इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं। अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में आप अगर इसको स्टडी करते हैं, अगर आप बिल्कुल भी इसको रटने का प्रयास नहीं करते हैं, इसको आप अपने रियल लाइफ में इसका यूज़ करके और इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि इससे आसान सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए बिल्कुल उसी रास्ते पर हम लोग यहाँ पे तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है कि रियल लाइफ से रिलेटेड आपको जोड़कर और इसको आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो आइए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, अगर कोई भी रैंडमली हमने कोई बॉडी ले लिया, ठीक है, कोई भी रैंडमली हमने एक बॉडी को यहाँ पे क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटा, और इस बॉडी में चार्जेस का कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स हमने मान लिया सपोज पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के वॉल्यूम के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। You can also take negative charge because both the charges produces electrostatic force and electric field intensity at any point, क्योंकि सभी चार्जेस का बेटा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमने मान लिया बेटा कि इसका जो ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v है, ये रैंडमली है। रेगुलर बॉडी हमने नहीं लिया है, क्योंकि रेगुलर बॉडी में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि हमने रैंडमली बॉडी लिया है। आपसे जो सवाल पूछेगा बेटा, उसमें सवाल में आपको रेगुलर कोई भी स्ट्रक्चर देगा बॉडी का, रेगुलर ज्योमेट्री विल बी गिव बाय एग्जामिनर टू आस्क एनी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा क्या करना है, सीरियसली रूप से ध्यान देना है। तो आप वॉल्यूम के सेंस में आप कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर ले सकते हैं, एनी ज्योमेट्री ले सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको बता रखा था कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, यानी हमने जो भी कोई भी ज्योमेट्री देगा बॉडी का, उसका हमें सबसे पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उसके वॉल्यूम पे बिल्कुल फोकस करना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर बॉडी या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम को निकालने के बाद हमें उसके वॉल्यूम में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे उसी को अपन बोला जाता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलिए आइए मान लेते हैं, लेट सपोज v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अपन बेटा इसमें हमने मान लिया कि हेयर रो इज द व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने बताया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन रो से डिनोट करते हैं। तो हमने माना क्या कि हेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इरेगुलर है, कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर है। v क्या है, v इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मान लेते हैं बेटा जो इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कॉन्टिन्यूअस चार्जेस का, उसका जो अमाउंट है अपने पास वो क्या है, q है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज q बेटा यहाँ पे हमें डिस्क्रीट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे q क्या है, q यहाँ पे जो टोटल चार्जेस है उसका सम है, ठीक है ना। टोटल नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन पर्टिकुलर बॉडी। हेयर q आपको यहाँ पे क्या समझना है बेटा, q जो है वो नेट चार्ज है जो इस बॉडी के वॉल्यूम के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे बेटा हम बिल्कुल भी डिस्क्रीट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे एक सिस्टम को कंसीडर करके और सिस्टम में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो हेयर q जो क्या है, q नेट है, यानी q इस टोटल बॉडी के अंतर्गत जितना भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सभी का आपका रिजल्ट है, मतलब नेट है, सम है, ठीक। अब रो
इसका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, Q इसमें जितने भी चार्जेस हैं उसका नेट चार्ज है, और V इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब अगर बेटा पूछें कि हमें इसी कोई एक जनरल पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं P, एंड एट P हमने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रखा है। इस बॉडी के सेंटर से इस पॉइंट P की जो अपने पास डिस्टेंस है बेटा वो वेक्टर R है, ठीक है। और इसके पर्टिकुलर पॉइंट P के अलोंग जो अपने पास जो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर वो r कैप है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इस डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेक्टर को नहीं समझते हैं तो थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, थोड़ी क्या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है फिजिक्स को आगे समझने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बेसिक फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, 7 से 8 क्लास लगभग लगती है बेसिक फिजिक्स को कंप्लीट करने में। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस बेसिक पे होता है, क्योंकि बेसिक अगर आप जानते हैं, समझ में आ जाता है, तो फिर थोड़ी सी फिजिक्स आसान हो जाती है आगे आपको समझने में, क्योंकि सारा खेल वेक्टर का होता है इसमें। तो वेक्टर का बेटा अपने पास थोड़ा सा डिफिनीशन, वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर का मतलब होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो क्या केवल इसी से हमारा काम बन जाएगा कि केवल आपका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो? बिल्कुल नहीं, ये एक आधा अधूरा आपका क्या है, वाक्यांश है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम वेक्टर की बेटा बात करें, यानी सदिश की बात करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, वेक्टर के पास बेटा डायरेक्शन होना चाहिए। आप भी एग्री और हम भी एग्री, साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। बट बेटा डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? डायरेक्शन जो होना चाहिए बेटा वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ साथ बेटा इसको जो है एंगल पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द एंगल, ठीक है ना। या फिर अनदर वर्ड में अगर थोड़ा सा हम उसको सिंपल वे में बोलें तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ एडिशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि सदिशों के जोड़ का नियम होता है एक। अगर आपके पास दो वेक्टर है, दो सदिश है बेटा ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको इसको सम करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो आपके पास एक स्पेशल आपका पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट होता है। इफ सपोज वेक्टर ए इज हेयर एंड वेक्टर बी इज हेयर, तो वी हैव अ सर्टेन रूल टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर टू वेक्टर। उसी सम को फॉलो अप करना होगा। तो अगर बात करेंगे कि इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो बेटा बहुत सारे लोग ये करेंगे कि अगर हम तो पूछे कि व्हाट इज द वेक्टर सम ऑफ दिस पर्टिकुलर टू वेक्टर, तो आप लोग करेंगे बहुत सारे लोग वेक्टर ए प्लस बी, जो कि क्या है बेटा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि वेक्टर ए और ए प्लस बी इसका वेक्टर सम नहीं हो सकता है, यह इसका स्केलर एडिशन है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। आपको वेक्टर अगर नहीं समझ पाते हैं आप लोग तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर एनालिसिस, जो कि 11th में आपका जो चैप्टर है, पार्ट है, उसको हम लोग शुरू करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है, इतना आप ध्यान देंगे। तो ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो बेटा वेक्टर एडिशन होता है वो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मेथड से। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab एंड द एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स रिजल्टेंट है,
वो क्या कर रहा है, हेयर थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो थीटा पे डिपेंड करेगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इट मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको अगर दो वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब कि जो दोनों वेक्टर है डायरेक्शन होना चाहिए, मैं भी एग्री आप भी एग्री, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, साथ साथ बेटा डायरेक्शन किस तरह का होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और उसके बाद आगे वाली जो कहानी है उसको समझ लेंगे। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप वहां पे फिर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रटा है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव magnitude and direction, then this type of physical quantity is defined as vector quantity. So this definition is इनकरेक्ट, दैट मीन्स इनसफिशियंट टू एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसलिए आज के बाद आप कभी भी ये नहीं रटेंगे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। मैं मानता हूँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, बट बेटा कुछ और भी कंडीशन है, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, जब डेप्थ में जाएंगे अंदर जाएंगे तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, बट वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, because it does not depending on the angle between physical quantity। इसको हम बोल सकते हैं कि it does not depending on the angle, that means it does not obey या follow vector law of addition, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बेटा अपने पास आते हैं हम लोग स्पेसिफाइड डायरेक्शन की। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई बॉडी अगर, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से बेटा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप सीरियसली रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लेते हैं बेटा कोई ये एक सर्कुलर ट्रैप है और इस सर्कुलर ट्रैप पर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, एट एनी टाइम मैंने माना कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज ए, ठीक है। और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम एट द फर्स्ट कंडीशन द फर्स्ट पोजीशन द टाइम विल बी मेजर्ड टी वन ले लेते हैं इसको। टी1 टाइम पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था सर्कुलर ट्रैप पे वो ए था। आफ्टर सम टाइम दैट मीन्स टाइम टी बराबर टी2 द पोजीशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी। मान लिया मैंने स्थिति क्या है इस वस्तु की टाइम टी2 पर, वो बी पर पहुंच गया। अगर इसके सेंटर से हम बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट आता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको आप को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे जो ये एंगल है ये डेल्टा थीटा है, यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा1 है और यहाँ पे थीटा2 है, ठीक। तो अगर आपसे पूछें हम कि अगर हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर स्पीड की, तो एंगुलर स्पीड जो होता है बेटा वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर स्पीड। तो बेटा एंगुलर स्पीड क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज इसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है, लेकिन स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी क्लास वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं। यहां पे अगर हम पूछें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, तो बेटा कहेंगे कि इसके टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं वी ए है। इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड का जो डायरेक्शन है वो इसके टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन होगी। रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
एंड अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, तो आप कहेंगे कि इसका इस पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट बिल्कुल इधर की तरफ डायरेक्शन है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग आर रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट बी पर इसके स्पीड का वीबी क्या होगा, ये होगा इसका डायरेक्शन जो वीबी का होगा वो इधर की तरफ होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर समय रैंडमली जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो चेंज हो रहा है तो क्या यह डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हेयर बट डज नॉट specified direction. Randomly the direction of this particular object is going on change, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब बेटा स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात कैसे करेंगे हम, तो बेटा इस चीज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम को रिड्यूस्ड कर देते हैं। बहुत ही स्मॉल टाइम में अगर हम मेजर करें कि इस पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल यहां पे पॉइंट ले लें हम, पॉइंट बी, तो अगर हम इस पॉइंट पर डायरेक्शन की बात करेंगे स्पीड का तो यही होगा वी ए, और बेटा इस पॉइंट बी पर डायरेक्शन भी क्या होगा, बी बी का यही होगा। समझ में आया कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए अगर मेजरमेंट किया जाए, दैट मीन्स टाइम को रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो डायरेक्शन होता है वो स्पेसिफाइड हो जाता है। तो इस केस में हम लोग एंगुलर स्पीड की नहीं एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो बेटा हेयर एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए बेटा वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। दैट मीन्स इसको हमने डी थीटा ले लिया। टाइम भी क्या होना चाहिए, ये T1 है ये T2 है, तो टाइम भी वेरी स्मॉल होना चाहिए। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, आई होप यहां तक दिख रहा होगा। चलिए, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग अपन लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डी थीटा अपॉन डी टी। ये रहा कंसेप्ट बेटा, ये रहा स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हमने आपको फिगर से भी समझा दिया कि इसके लिए आपको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल, यानी कम टाइम पे, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम मेजरमेंट अगर करते रहें तो फिर वहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डी थीटा अपॉन डी टी। बहुत सारे लोग इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, उनको पता ही नहीं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड में क्या अंतर है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग, वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो इस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये इसका आपको फॉर्मूला है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिमिट डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो डेल्टा टी है, यानी हमने जो मेजरमेंट करने का जो टाइम का इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है। बहुत स्मॉल टाइम के लिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर किया है, दैट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट द टाइम इंटरवल बिटवीन the initial and final, that means the measurement of angular displacement with the passage of time is very large, that means it gives angular speed, it does not gives angular velocity। I hope आपको समझ में आया होगा। चलिए come to the topic, come to the topic बेटा। चलिए, तो यहां पे बेटा हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, समझना तो है ही हम लोगों को क्लास चाहे जितनी भी लंबी हो। इसका हमने वॉल्यूम क्या माना, वी माना बेटा।
तो इसके लिए बेटा कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो इसको हम पॉइंट चार्ज बनाएंगे तो प्रीवियस क्लास की तरह ही अभी तक आप लोग अगर सीरियसली रूप से देख रहे हैं तो आप आराम से अभी तक आप निकाल चुके होंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने छोटा सा एक सेगमेंट माना, स्ट्रिप माना, और स्ट्रिप बेटा हम लोग 3D में मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूब को मानना होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो क्यूब है इसमें मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो dv है, और इसमें जो प्रेजेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बेटा dq है, ठीक है। dv इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेगमेंट एंड dq इज द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल सेगमेंट हैविंग वॉल्यूम dv। समझ में आया। तो यहां से अगर पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल सेगमेंट हैविंग वॉल्यूम dv, तो आप कहेंगे बहुत आराम से बोलेंगे बेटा कि बेटा जो सर जो होगा सिग्मा वो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज dv अपॉन dq के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा प्रेजेंट पर यूनिट सॉरी dq अपॉन dv कितना हो जाएगा, dq अपॉन dv पर यूनिट वॉल्यूम में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा अगर यहां से हम पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स dq, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ dq इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू रो इनटू dv। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इस स्मॉल सेगमेंट के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कितना अपने पास, वेक्टर df इज वेरी स्मॉल, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट के कारण हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो जो उसकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो भी क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी। दैट्स वाई हियर वी टेक df मीन्स दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट एट पॉइंट P। चलिए तो df की बेटा अपने पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r and the magnitude of charges here dq and q naught, here q naught is what, test charge and it is always taken as positive, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो दिस इज नथिंग बट 1/4 पाई बेटा एप्सिलॉन नॉट dq, because here the magnitude of charge is what, this is dq into q1 into q2 होता है, तो dq into q naught upon the square of distance between that means r square और r cap होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर करें, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है बेटा। तो df जो हो जाएगा अपने पास वो इतना हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे चूंकि हमें इस छोटे से सेगमेंट के कारण तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी नहीं है, हमें होल बॉडी के कारण जितने भी चार्जेस क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो इसके कारण हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा बेटा कि छोटे छोटे सेगमेंट में इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा सिमिलर वे में, जैसे हमने dv वॉल्यूम का यहाँ पे माना, सेम यहाँ पे मानेंगे dv वॉल्यूम का, और सबको अलग अलग मान के और उसको जोड़े, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो वो वाला आपका प्रोसेस होगा वो डिफिकल्ट टॉस्क होगा, तो इसलिए हमारे पास एक सिंपल वे होता है। और अगर छोटे छोटे हमें छोटी छोटी डिस्क्रीट चीज़ें पता है, अगर हमें पूरे कॉन्टिन्यूअस चीज़ों को पता करना है तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द क्वेरीज कि हमें कौन सा इंटीग्रेशन लेना है, हमें लाइन इंटीग्रेशन लेना है, सरफेस इंटीग्रेशन लेना है, अदरवाइज वी हैव टू टेक वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पे बेटा चूंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो हेयर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बॉडी एट पॉइंट P विल बी नथिंग बट वेक्टर F इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन df, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लेंगे, इसको 3 आप मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। अब इस बॉडी का कोई भी कॉम नहीं है स्ट्रक्चर का, इसको हम लोग रिमूव करते हैं।
ठीक है। अब डीएफ की अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या है अपने पास, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हेयर आर कैप। ठीक है बेटा, अगर हम डी क्यू की बात करेंगे तो डी क्यू के पास आपको पता है डी क्यू का जो मान था वो कितना था बेटा, रो इंटू डी वी था इक्वेशन नंबर 2 से। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं चाहे तो आप, और सबसे पहले तो काम आपका क्या है कि जिसमें जितने भी इसमें चाहे डी क्यू रख ही लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या हो जाएगा, दिस इज रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है बेटा, जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये तो अपने पास एक एक्सप्रेशन हुआ किसका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर बेटा रो की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर रो कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा, तो यहां तक आपको करना है, इफ वी टेक रो इज कांस्टेंट दैट मीन्स द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंजेस। तो फिर क्या हो जाएगा, रो भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन होगा वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो भी बाहर आ जाएगा और ये बचेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो अपने पास ये वाला क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन होगा कब, कि जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बेटा ये तो हम लोग फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर आगे आप थोड़ा सा जाएंगे कंपटीशन में या फिर आगे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, इस चीज़ को हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में भी रख के और निकालेंगे। तो खैर यहाँ तक आपका सिलेबस में केवल बस इतना ही दे रखा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे, चूँकि आपका एग्ज़ाम भी पास में आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और यहीं तक, चूँकि ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करें, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन कहीं छूट गया क्या कुछ, ओह सॉरी, यहाँ पे क्यू नॉट भी तो होगा बेटा, क्यू नॉट भी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। रो क्यू नॉट भी यहाँ पे होगा क्योंकि क्यू नॉट भी उसमें था, तो क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन से, तो यहाँ करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, करेक्शन ये क्यू नॉट होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से f का मान बेटा रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा, दिस इज f का मान अपने पास इतना है, तो रो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और बटे में क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा वो रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इतना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब रो कांस्टेंट होगा। जब रो बेटा कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर रो को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट हमारा जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण है उसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, बिल्कुल एक एक चीज़ें हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और 110% आप आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आएगा ये, और आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी क्या हो गया, 100% फिक्स हो गया, तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिवीजन प्रॉपर करते रहेंगे। तो अगली क्लास में बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले
हम प्रयास ये करेंगे इससे रिलेटेड जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक्स में दिया है या फिर कहीं बाहर कंपटीशन में भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है तो हम आपको इसी चैनल पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को कराने वाले हैं, ठीक है। तो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हालांकि तो कंटिन्यू करेंगे ही। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस बोला जाता है, या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा आप लोग बिल्कुल भी आप तैयारी करते रहेंगे और एक एक चीज़ें नोट डाउन करेंगे, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर और अंत तक देखेंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ फ्रूटफुल होने वाला है। अदरवाइज अगर स्किप करेंगे तो फिर आपका कोई भी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। हमने कंसेप्ट को इसीलिए हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में इसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हमारी सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,